चलिए अब देखो ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक और क्वेश्चन दे दिया। पहले इसको मैं इसकी हेल्प से आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी इजी कैसे सॉल्व होगा, क्विक स्टेप्स में। सबसे पहला काम ना, सारे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो। ये मास आपको 1 kg गिवन है, 8 kg 27 kg। टोटल मास हो गया 27 प्लस 8 35 प्लस 1 36। तो पहले निकालेंगे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है। नेट फोर्स जो सिस्टम पे अप्लाई हुई, बेटा ये जो दो है ना, T1 T2, ये तो इंटरनल फोर्सेस है। बाहर से एक ही फोर्स लग रहा है T3 जो कि 36 दिया है। तो 36 न्यूटन फोर्स पूरे सिस्टम को खींचता है और पूरे सिस्टम का जो मास है वो भी 36 kg है। तो 36 को 36 डिवाइड करेंगे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो है पूरे सिस्टम की है 1। अब T1 T2 निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। T1 सिर्फ मास M1 को खींचता है आगे, राइट हैंड साइड को। तो T1 ने 1 kg मास को इतना एक्सेलरेशन देना है। तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, 36/36 1 आ गया। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 न्यूटन। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं है, कोई आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा निकलता है। और जो T2 है, T2 इसको बेटा ये दो पीछे वाले मास खींचने हैं। इनमें एक 8 kg है और एक 1 kg है। तो इसको पुल करना है 9 kg मास को विद एन एक्सेलरेशन a इक्वल टू 1। तो मास 9 kg इंटू एक्सेलरेशन 1, आंसर आ गया 9 न्यूटन। देखो मैंने एक स्टेप यहाँ पे नहीं लिखा, बस वो नहीं लिखा, 36/36। 36/36 करोगे 1 आ जाएगा, एक स्टेप मिसिंग है। और बाकी ये टोटल मान के चलो कि 4 स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है। इतना ही काम है। पहला काम एक्सेलरेशन निकालो, पूरे सिस्टम को जो फोर्स खींचता है ऊपर, और पूरे सिस्टम का मास तीनों का टोटल कर लो, वो डिनोमिनेटर में डाल दो। तो बाई चांस अभी तो 36/36 आ रहा है, इसलिए 1 आ गया। T1 ने खींचना है सिर्फ लास्ट मास को, T2 ने खींचना है पीछे वाले दो मासेस को, और T3 खींचेगा सबको, राइट। तो T1 इज इक्वल टू M1 का मास 1 kg इंटू एक्सेलरेशन। T2 ने ये दोनों खींचने हैं, M1 प्लस M2 इकट्ठे कर लो, दोनों मासेस का टोटल इंटू एक्सेलरेशन। वेरी सिंपल। वही फॉर्मूला मुझे यहां भी यूज करना है। अब आप जब बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो तो आपने मिनिमम लिखना है, यानी लिखने का काम सबसे कम होना चाहिए। वो स्टेप्स तो दिखाने नहीं, कंसीडर फ्री बॉडी डायग्राम, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे सीधे जो स्टेप्स है वही नोट डाउन करो और उनको डिवाइड करके जो भी करना पड़ेगा आंसर निकालो। चलिए, हाँ जी कुणाल बेटा आंसर ठीक है। अब इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल। जो अभी अभी यहाँ लिखा हमने वो इधर भी करना है। तो हमें P जो है वो निकालना है और T1 गिवन है। तो T2 की बात नहीं करेंगे हम। अगर इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन जो भी रहे A है मान लो, राइट, इसका भी एक्सेलरेशन लेटर से A है। अच्छा ये स्टेप इधर लिखा हुआ था, मैंने टाइमिंग गलत हो गया उसका। चलो, T1 जो है उसने ना 5 + 3 8 m मास को वही एक्सेलरेशन देनी है जैसे यहाँ पे लिखा, जो पूरे सिस्टम की है। जैसे यहाँ पे लिखा हमने T2 इक्वल टू 8 + 1 9 इंटू ए, यहाँ मैंने लिखा 5 + 3 8 m इंटू एक्सेलरेशन। जो P है उसको इन सभी मासेस को इतना ही एक्सेलरेशन देना है। तो P मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास टू बी मूव्ड, 5 + 3 8 8 + 2 10 10 m मास को फिर से वही एक्सेलरेशन देना है। हमें जो क्वेश्चन है उसमें एक्सेलरेशन कहीं डिस्कस नहीं किया, बट मैंने आपको एक फिजिक्स में तरीका सिखाया हुआ है कि अगर ऐसे 2-3 इक्वेशंस हो जाए तो उनमें आसान मेथड होता है कि उनको डिवाइड कर लो। और डिवाइड कैसे करो, जो चीज निकालनी है ना वो वाली इक्वेशन को ऊपर रखो। तो इसको न्यूमरेटर में रख के इस वाली इक्वेशन से अगर डिवाइड कर देंगे तो देखो P/T1 इक्वल टू 10 ma अपॉन 8 ma कैंसिल, 10/8। T1 को इधर ले आओ, T1 हमें दिया हुआ 16 न्यूटन। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। तो कितने स्टेप्स, 1 2 3 4 5।
कोई मैंने एक्सेलरेशन नहीं निकाला, कोई इक्वेशन नहीं लिखी कि इसको इसमें से माइनस करिए, इजी क्वेश्चन था। आपने क्या करना है, दोबारा फिर बोल रहा हूं, T1 को मानना है, जैसे यहाँ पे तो T2 है ना, इधर T1 है, T1 ने खींचना है M1 को एक्सेलरेशन A से, T2 ने खींचना है इन दोनों मासिस को एक्सेलरेशन A से, T3 ने खींचना है M1 M2 M3 को, तीन मासिस को एक्सेलरेशन A से। बस वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए। T2 का जिक्र ही ना करो बेटा, वो तो ना पूछा ना निकालना है ना। T1 और P का इक्वेशन है, और दोनों का इक्वेशन बेटा इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, अननोन को ऊपर रखेंगे, नोन को नीचे ले आएंगे। बाकी इसमें मतलब जो बेस्ट का जो आउटपुट है ना, डिवीजन का, डिवाइड करने का जो बेस्ट हमें आउटपुट मिलता है वो है कि जो अनवांटेड चीजें हैं ना, एक्सेलरेशन हो गया, एम हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं बेटा, ये आते ही नहीं फाइनल इक्वेशन में। तो फाइनल इक्वेशन में एक अननोन और बाकी नोन रह जाएंगे, ये फायदा है इसका। चलो फटाफट जरा नोट डाउन करो बेटा। T1 16 कैसे है? वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ ऊपर, क्वेश्चन में गिवन है, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है। अब शिफ्ट होते हैं, नेक्स्ट डाउट जो है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा। जो इजीली हो जाएंगे बच्चों से वो नहीं मैं करवा रहा हूँ, जहाँ पे बच्चों के आंसर मतलब मार्क्स कट गए हैं या गलत कर लिया उन्होंने, सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें 3 मास थे बेटा, ए बी सी, और सभी 5 kg ईच थे। तो इधर बेटा मास हो गया टोटल 10 kg इस साइड में, इधर आया 5 kg। तो ये सिस्टम बेटा राइट वाला साइड जो है वो नीचे को एक्सेलरेट होगा, और ये लेफ्ट वाला साइड जो है वो ऊपर को एक्सेलरेट होगा। यहां भी एक्सेलरेशन निकालने का वही तरीका है जो पीछे बताया, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम डिवाइड बाय टोटल मास। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बेटा ये 2 मास है, mg इनका वेट नीचे को होगा ना, तो इधर बेटा mg फोर्स नीचे को है 2mg, और इधर भी एक फोर्स है mg नीचे को। तो ये 2mg चाहता है कि B और C नीचे को जाए, लेकिन वो जो A का mg है वो चाहता है B और C ऊपर को चढ़े। तो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, एक दूसरे से उल्टे हैं, अपोजिट है। दोबारा देखो, जो फोर्स इधर लगा ना बेटा डाउनवर्ड्स, वो फोर्स है 2mg, लेकिन यहां भी एक फोर्स है, वो ओनली mg है। ये वाला है 2mg, 2mg नीचे को खींचता है इस वाले सिस्टम को, और इधर जो mg है ये इसको उल्टा चलाना चाहता है। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में ना अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। एज अ रिजल्ट 2mg खींचता है नीचे को और mg खींचता है वापस रिवर्स। तो इनको बेटा अपोजिट मतलब माइनस कर लो, ये नेट फोर्स आ गया। और टोटल हमने कितना मास मूव करना है इनके अंडर, वो है m प्लस m प्लस m, 3m। mg कॉमन निकालो, और 2 में से 1 माइनस किया 1, इधर mg था लेकिन नीचे भी 3m था, m से m कैंसिल, तो ये आ गया सिस्टम का एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं इस पार्ट के फ्री डायग्राम की, क्योंकि हमें सिर्फ t निकालना है, ये वाला, ये नहीं निकालना ऊपर वाला, ये अलग आएगा, ये वाला t निकालना है। तो इस t को निकालने के लिए इस पार्ट का एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो इस पे मेरा डाउनवर्ड फोर्स है mg, इस पे डाउनवर्ड फोर्स mg और अपवर्ड फोर्स ड्यू टू टेंशन t, यही निकालना है। लेकिन इसका एक्सेलरेशन तो बेटा नीचे को है, नीचे को है, तो दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा होगा? माइक अनम्यूट कर लीजिए। mg, mg बड़ा होगा, है ना। तो हम लिखते हैं mg माइनस टी, mg में से t माइनस कर लो, इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें t निकालना है, t को मैं राइट पे ले जा रहा हूं, एम ए को लेफ्ट पे ले गया, तो ये माइनस टी प्लस टी हो जाएगा, इधर माइनस एम ए हो जाएगा, एम एम कॉमन, तो जी माइनस ए
मास दिया है 5 kg, जी हमें दिया है, नहीं दिया, 9.8 लिखो चलो फिर, ठीक है। और एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं 1/3 जी। जी में से 1/3 जी माइनस करेंगे तो वो मैथमेटिक्स है, 2/3 जी बचेगा। 2/3 जी, जी यानी 9.8, राइट। बस इसको सॉल्व करना है बेटा आप। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 9.8 करेंगे 98 हो जाएगा। 98 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये 32.7 न्यूटन आएगा। होप क्लियर हो गया होगा। दोबारा फिर देख लो बेटा, इस मास पे एक ही फोर्स है mg। इसकी टेंशन की बात नहीं कर रही मैं, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम की। ग्रेविटी इसको खींचती है नीचे को mg फोर्स से, और वही ग्रेविटी इन दोनों को खींचती है नीचे को 2mg फोर्स से। बट 2mg बड़ा है तो ये दोनों नीचे को आएंगे और ये ऊपर को जाएगा। नेट फोर्स लिखना है, 2mg में से mg माइनस किया, नेट फोर्स आ गया। इतने फोर्स के अंडर ये तीनों मास m प्लस m प्लस m, 3m मास में चल रहा है, तो कितना एक्सेलरेशन बनेगा? नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास टू बी मूव्ड। 2mg में से mg माइनस किया 1mg, डिवाइड बाय 3m करेंगे, mm कैंसिल, ये आ गया एक्सेलरेशन। टेंशन निकालने के लिए सिर्फ c वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम, mg फोर्स नीचे को, टेंशन t अपवर्ड्स, बट एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स, तो ये वाला फोर्स mg बड़ा होगा t से। तो नेट फोर्स, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, माइनस करने होते हैं, तो बड़े में छोटा माइनस कर दिया mg माइनस टी। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बट सिर्फ इसकी बात हो रही है तो इसी का मास आएगा, इसी का एक्सेलरेशन। टी को राइट पे ले जाओ और m कॉमन निकाल दो, a का वैल्यू पुट कर दो, आगे बेटा वैल्यूज पुट कर दो मास की भी और g की, आंसर निकल आएगा। चलो एक बार बेटा इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है तो बहुत आसान था बेटा, वेरी इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आपको ये। अभी समझाता हूँ कि क्या कंफ्यूजन रहता है इसमें। एक स्प्रिंग बैलेंस है, उसको दोनों तरफ एक 5 kg मास लगा दिया, एक 5 kg मास लगा दिया, है ना। तो ये वाला मास जो है इस पे फोर्स लगे, इसके कारण फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स mg, यानी 5 इंटू 9.8, और ये भी लगाएगा फोर्स 5 इंटू 9.8। तो स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग क्या आएगी? अच्छा, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है 0। 0 नहीं आएगा बेटा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मुझे एक स्प्रिंग बैलेंस, उसके साथ एक मास लटकाना हो, निकालने के लिए ना कि कितने किलो का मास है, राइट। तो मैं स्प्रिंग बैलेंस को देखो ना, इस इधर को फोर्स लग गई mg, इधर को भी फोर्स लग गई mg। एक स्प्रिंग बैलेंस अगर मैं ऐसे पकड़ूं, स्प्रिंग बैलेंस नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो मास है ना, ये 5 kg का मास है लेटर से। तो 5 kg का मास है, तो जो फोर्सेस लग रही हैं स्प्रिंग बैलेंस पे, वो क्या क्या लग रही है? देखो बेटा, ये जो मास है वो नीचे को खींचेगी स्प्रिंग को, फोर्स 5g से। बट जो ये स्प्रिंग बैलेंस है ये तो यहीं पे खड़ा रहता है। अगर इस पे नीचे को फोर्स 5g लग गया, अगर मैं हाथ यहां से हटा लूं, छोड़ दूं इसको, तो फिर तो नीचे को भागेगा, बट नीचे को जाता नहीं है, क्योंकि इतना ही फोर्स मुझे भी लगाना है ऊपर को, तभी खड़ा रहेगा ये। तो मेरा फोर्स भी ऊपर को होगा 5g। तो जरा ध्यान से देखो, इस स्प्रिंग को 5g फोर्स से ऊपर खींचा, 5g फोर्स से नीचे खींचा, तो ये स्प्रिंग दिखाता है कि ये जो मास है ना, ये 5 किलो का है। बस थोड़ा सा फर्क है बेटा डायग्राम में। इस स्प्रिंग को वर्टिकल रखने की बजाय प्रेजेंट क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल कर दिया। फिर से दो फोर्स लगाए, 5g, एक लेफ्ट को लगाया 5g, चेक करो, mg mg, 5g फोर्स। तो कोई फर्क ही नहीं है बेटा। जो ये वाला सिचुएशन है इस डायग्राम में और इस डायग्राम में, सिर्फ ओरिएंटेशन का फर्क है कि ये स्प्रिंग वर्टिकल है, ये स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है।
बेटा स्प्रिंग खींचता ही तब है जब उस पर दो फोर्स लगाएंगे इक्वल साइज के, दो फोर्स इक्वल साइज के लगेंगे तो स्प्रिंग खींचता है। लेकिन एक फोर्स अगर 5G है, दूसरी भी 5G है, तो स्प्रिंग पे जो रीडिंग आती है ना वो 5 kg आती है। तो फिर क्या आंसर आना चाहिए था? चैट बॉक्स में आंसर देंगे। भाविक का आंसर ठीक है, तरनदीप का ठीक है, गुड। 10 न्यूटन नहीं आएगा बेटा, केजी पूछा कितना। हाँ, सेकंड आंसर आएगा बेटा, अब सही है बेटा सभी का, ठीक है, 5 kg आंसर आना है बेटा। चलो ये मतलब कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, इसमें समझने वाली बात थी, और जो डाउट रहता है मन में वो अब निकल गया होगा मेरा ख्याल है। अगर एक स्प्रिंग को दोनों साइड से खींचेंगे विद आ फोर्स इक्वल टू 40 इंटू जी, 40 इंटू जी, 40 kg इंटू जी मतलब 9.8, तो स्प्रिंग पे इस पे बैलेंस पे रीडिंग आएगी बेटा 40 किलोग्राम। दोनों तरफ को खींचना पड़ता है। चलिए ठीक है, गुड बेटा। हाँ, अगर एक साइड 5 kg हो, एक साइड 10 kg हो, मधु का क्वेश्चन है कि इधर 5 लगा लें, इधर 10 लगा लें, फिर वो पुली वाला केस बनाना पड़ेगा बेटा कि एक साइड बड़ा मास है, एक साइड छोटा मास है, टेंशन निकालो। ठीक है, तो टेंशन मतलब mg निकालो, उसमें से g छोड़ देना, जो आंसर आएगा उतने किलो दिखाएगा। दोबारा दोबारा देखो, दोबारा क्वेश्चन है कि अगर एक साइड में 5 kg होता, एक साइड में 10 kg होता, उस केस में बेटा इस पूरे वायर में जो टेंशन होना था ना T, मैं लिख के बताता हूँ बेटा, तो फिर जो T का वैल्यू है वो आना था, याद होगा ना फॉर्मूला, 2m1, m1 यानी 5 kg, m2 यानी 10 kg अपॉन m1 प्लस m2 15 kg इंटू जी भी था उसमें, है ना। तो टेंशन हो गई इसमें 20/3, 20/3 मतलब 6.66 इंटू जी। तो ये एक तरह का m है और ये एक तरह का g है, जैसे यहाँ पे 5 इंटू जी था तो आंसर आ गया 5 kg। अब बेटा आंसर आएगा 6.66 kg स्प्रिंग बैलेंस पे। अगर ऐसा हुआ तो, जैसा आपने पूछा कि एक मास 5 kg हो गई, एक मास 10 kg हो गई, तो उस केस में टेंशन निकालो। अभी अभी तो टेंशन जो है वो 5G के बराबर है, नीचे को 5G, 5 इंटू जी, एम इंटू जी, और ये मास खड़ा है क्योंकि दोनों तरफ 5 है, तो टेंशन यहाँ पे 5G है, तो हमने आंसर लिख दिया 5 kg। अब टेंशन आ गई 6.66 जी, जी को छोड़ दो, बाकी जो है वो मास है, मतलब स्प्रिंग बैलेंस जो है वो बेसिकली मास दिखाता है ना, तो उस पर किलोग्राम लिखे होते हैं, तो जी आंसर में नहीं आता, बट जितना ज़्यादा ग्रेविटी का फोर्स लगेगा उतना स्प्रिंग खींचेगा, तो जी का वैल्यू कांस्टेंट है, तो जी का वैल्यू कांस्टेंट, दैट मीन्स जो फोर्स है ना जो स्प्रिंग को खींचती है वो मास के प्रोपोर्शनल होती है, तो जी कांस्टेंट, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स और उतना ज़्यादा स्प्रिंग में एक्सटेंशन, उतना पॉइंटर और नीचे आता जाएगा बेटा। चलिए, होप क्लियर हो गए होंगे दोनों क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक 5 kg और एक 10 kg हो गया तो क्या करना है, तो फिर पुली वाले सिस्टम से ही पहले एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालो, समथिंग इंटू जी आएगा, जी छोड़ देना, उतने किलो रीडिंग आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन जैसा वैसे मैंने ना क्वेश्चन कराया था आपको, उसी ना क्वेश्चन है, पुराना ही क्वेश्चन है। एक मास है 10 kg एज पर द क्वेश्चन, और नीचे एक मास अटैच्ड है 5 kg। तो ये जो सी मास है ना ऊपर, इसका वैल्यू कम से कम कितना रखें ताकि ये चले ना, स्लिप ना हो, और मास ए में और टेबल में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 0.2 दिया है। ओके, अब इसको ना बेटा चलाने वाली जो है फोर्सेस, 5 kg जो है वो तो नीचे को खींचता है इसको, और फ्रिक्शन इस पूरे को पीछे को खींचेगी। फ्रिक्शन के लिए आपको फॉर्मूला बताया था म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन,
तो बेटा म्यू आपको दिया है 0.2। अगर सरफेस हो हॉरिजॉन्टल तो जो मासेस का वेट होता है बेटा वही नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो एक मास तो आपको 10 kg दी हुई है। ये वाली अगर m है तो टोटल जो वेट पड़ेगा ना यहाँ पे टेबल पे वो पड़ेगा 10 प्लस m इंटू जी। 10 प्लस m इंटू जी। ओके, तो ये मास हमने अभी m सपोज कर ली है, लेकिन ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं ना ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू अगर चलना ही नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन में हाईएस्ट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है म्यू एम जी। तो मास m निकालना है हमें कि कितना होना चाहिए ताकि ये फोर्स कम से कम इतनी तो हो जाए कि इस फोर्स को, ये फोर्स कितना 5 इंटू जी, लेकिन ये इसके थ्रू होके इधर को लगेगा। तो ये फोर्स कम से कम इतना होना चाहिए कि इसको बैलेंस कर पाए। इससे ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा, बट हमें पूछा कि मिनिमम मास क्या निकाल रखा जाए। मिनिमम मास मतलब इतना मास रखो ताकि फ्रिक्शन का जो लिमिट है ना उसको ये जो फोर्स है 5 इंटू जी एम इंटू जी ये उसको ओवरकम ना कर पाए। तो इसको इक्वेट कर दीजिए बस दोनों को बेटा। 5g को लिमिटिंग फ्रिक्शन से इक्वेट कर दीजिए। g से g हो गया कैंसिल, और म्यू का वैल्यू हमें 0.2 दिया था, 0.2 को नीचे लेके जाएंगे 5 के। हाँ, इसके बाद जो भी आप करेंगे वो आपका अब IQ है कि आप कितना क्विकली और कितना एक्यूरेटली सॉल्व करते हैं। तो 5 को 0.2 से डिवाइड करेंगे, मैंने शॉर्टकट मारा हुआ है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आता है, इधर 10 प्लस m, 10 को इधर ले जाओ, आंसर आ गया। कितना आ गया फिर? वेरी नाइस, 15। वेरी गुड। 25 में से 10 15 माइनस कर दो, हाँ 15 kg आ जाएगा। वेरी गुड। चलो फटाफट नोट डाउन करो बेटा इसको भी जरा। तो m इक्वल टू 15 आ गया। अब एक क्वेश्चन था कि एक ब्लॉक ऑफ 20 kg इज रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन whose angle of inclination is 30 degree. Coefficient of static friction between the block and the plane is 0.7. Frictional force on the block is. अच्छा, मैंने आपको ना बेटा एक चीज बताई थी, इनक्लाइंड प्लेन का डायग्राम तो बार बार यूज होगा, और ये एंगल अभी आपको 30 दिया हुआ है। ये फिगर हमने बड़ी बार यूज की है। वेट mg के दो कंपोनेंट्स करने होते हैं, जितना एंगल नीचे बनता है सेम एंगल इधर भी बनता है। जो एंगल वाली साइड वाला कंपोनेंट है एडजेसेंट उसमें कॉज आएगा, और जो परपेंडिकुलर है उसमें साइन आएगा, है ना। और इस इंक्लाइन प्लेन पे आपको ये भी बताया गया है रिपीटेडली कि जो नॉर्मल रिएक्शन है इंक्लाइन प्लेन पे वो mg cos थीटा होती है। तो ये जो एक्शन है इंक्लाइन पे mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन भी mg cos थीटा। तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है, क्योंकि चलने नहीं देना हमने ना, रुका हुआ है, वो फ्रिक्शन का फोर्स नॉर्मल रिएक्शन यानी कि mg cos थीटा इंटू म्यू स्टैटिक होगा, इंटू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं या कुछ और कहते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए बेटा फटाफट। म्यू एस इंटू एन को हम फ्रिक्शन लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? हाँ जी, आंसर दीजिए बेटा। म्यू एस एम जी कॉस थीटा को, इस वाले पार्ट को जो मैंने अभी लिखा है, ये फ्रिक्शन है या कुछ और नाम है? स्टैटिक फ्रिक्शन गलत, तरनदीप का आंसर ठीक, अंकिता का ठीक है, मधु का ठीक है। बेटा इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब जरूरत पड़ने पे हमें इतने तक फ्रिक्शन अवेलेबल हो सकता है, इसको मैं लिखूंगा एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग, ओके। तो एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो म्यू का वैल्यू 0.7 दिया है, मास को 20 दिया है, जी को 9.8, कॉज ऑफ 30 √3/2 होता है, ठीक है। अच्छा, इसको 2 को 10 से कैंसिल करेंगे तो 10 इंटू 9.8 98 हो जाएगा, है ना।
चलो ये तो हो गया बेटा फ्रिक्शन का वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू। अब एम जी साइन थीटा कितना है? एम जी साइन थीटा जो है ये भी 10 से कैंसिल करेंगे और ये 98 आ जाएगा। अब बच्चों ने गलती क्या की, उनको लगा कि सर ने बताया है कि फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एम जी कॉस थीटा, तो उन्होंने वही निकाल दिया, लेकिन वो आंसर नहीं है। रीजन, बेटा ये ब्लॉक अगर स्टैटिक है, खड़ा है, तो जितना फोर्स डाउनवर्ड्स लग रहा है ना 98, उतना ही फोर्स अपवर्ड्स भी लग रहा है, तभी तो बैलेंस होगा ना बेटा। मान लो आप कह रहे हैं कि फ्रिक्शन लेट अस से आ गई बेटा 102 न्यूटन, फ्रिक्शन 102 हो गई इस फॉर्मूले के हिसाब से, अंदाजा बता रहा हूँ, और इधर को 98 आया, फिर तो ये बेटा ये ब्लॉक जो है ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर तो जादू हो जाएगा बेटा। डैनमो वाला जो डिस्कवरी पे आता है, तो जादू थोड़ी हो रहा है बेटा कि अपने आप ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। ऊपर को कैसे चढ़ जाएगा? अपने आप नहीं चढ़ेगा। ये अगर स्टैटिक है, रेस्ट पे है, तो जितना फोर्स डाउनवर्ड्स उतना फोर्स अपवर्ड्स। इस फॉर्मूले से निकलती है सिर्फ फ्रिक्शन की लिमिट, कि ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन हो सकता है, तो ज्यादा ज्यादा इतना हो सकता है। मैंने आपको एक टेबल का ना, जब लेक्चर हुआ था ये फ्रिक्शन वाला, वीडियो है अभी भी यूट्यूब पे, मैंने आपको एक टेबल खींच के दिखाया था, याद करो जरा। मैंने बोला था टेबल को जब मैं लगाता हूं 30 न्यूटन, टेबल चला नहीं, अगर मैंने 30 लगाए, मैंने 30 न्यूटन से खींचा टेबल को, तो फ्रिक्शन भी 30 न्यूटन हो जाएगी, राइट। अगर मैंने 40 न्यूटन अप्लाई किया, टेबल नहीं चला, तो फ्रिक्शन भी 40 हो जाएगी। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन बेटा बराबर रहते हैं जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आया। तो आंसर था 98 न्यूटन। होप के क्लियर हो गया होगा। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन याद है ना, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर था, बिल्कुल सही बेटा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आंसर नहीं देना है इसका। इसका आंसर है कि डाउनवर्ड फोर्स जिसको चलाने की कोशिश कर रहा है वो कितना है वो निकालो, उतना ही फ्रिक्शन है, सेम साइज का। चलो एक बार जो इसमें कॉन्सेप्ट है ना वो नोट कर लो, कॉन्सेप्ट नोट कर लो, ये फॉर्मूले भी लिख लो, सारे सॉल्व कर लेना इनको। लिमिटिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा बड़ा आएगा, 98 से चेक कर लेना, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन तो तब जरूरत पड़ेगी अगर डाउनवर्ड फोर्स भी लिमिटिंग के बराबर हो जाए। वो होता है कब? जिसको बोलते थे हम एंगल ऑफ रीपोज। सो मेन इसमें जो एस्पेक्ट है टू बी केप्ट इन माइंड, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब ये नीचे को भी जा सकता है, ऊपर को भी जा सकता है इंक्लाइन पे, अगर ये रेस्ट पे है तो इस पे बेटा नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो इधर को तो नॉर्मल रिएक्शन और एम जी कॉस थीटा आपस में कैंसिल होंगे, यानी नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के बराबर आएगा। इधर को भी फोर्सेस कैंसिल होनी चाहिए, तो एम जी साइन थीटा जितना भी है उतना ही फ्रिक्शन भी होना चाहिए। तो फ्रिक्शन आपने इक्वल टू एम जी साइन थीटा के बराबर करना है। चलिए एक्स्ट्रा क्लियर कर देते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन। तीनों मास बराबर के हैं, m1 m2 m3 सेम, m1 m2 m3 ईच इक्वल टू m, और यहाँ पे सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस नहीं है। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो लेस गलत लिखा हुआ है, लेस काट देना, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। ओके, तो बेटा इस सिस्टम को हमें निकालना एक्सेलरेशन कितना है, सभी मासेस का टोटल, एक ही एक्सेलरेशन आएगा। तो ये वाला मास जो है ना, इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगता है एम जी, एम सबका सेम है ना, m1 m2 मत लिखो, ओनली एम जी। अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल हो बताया गया है, तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है, तो जितना वेट एम जी उतना नॉर्मल रिएक्शन को म्यू से मल्टीप्लाई करिए, वो हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेटा ये इसको चलाता है डाउनवर्ड्स, तो फिर ये दोनों लेफ्ट को आएंगे, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगी, वो राइट को लगेगी, और यहां भी लगेगी,
यहाँ भी फ्रिक्शन है सेम। तो पीछे को फोर्स जो इसको चलने से रोकती है वो है म्यू जी एंड म्यू जी, और जो चलाती है नीचे को वो है एम जी। तो फिर वही पुराना फॉर्मूला, एक्सेलरेशन नेट फोर्स बाय टोटल मास। तो ये एम जी फोर्स डाउनवर्ड खींचता है, ये दोनों फोर्स चलने से अपोज करते हैं। एम जी में से अपोजिंग फोर्सेस माइनस कर दीजिए, नेट फोर्स आ गया पूरे सिस्टम पे। नेट फोर्स को टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए, वेरी सिंपल। एम जी कॉमन निकाल दो, एम से एम कैंसिल कर दो, यहाँ पे म्यू म्यू दो बार है उसको टू म्यू बना दो, बस हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पर तब भी कभी काफी बच्चों ने गलत कर दिया है। रिपीट करने की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है, फिर भी किसी को लग रहा है तो हाँ जी, तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना है पहले। जो 30 kg मास था उसका मोमेंटम था 0, और 12 और 18 जो एक्सप्लोजन हुआ, दो पीस बन गए, वो मोशन में आ गए। तो हमें निकालना है कि हल्के वाले पीस की वेलोसिटी क्या थी। वेलोसिटी निकाल के फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है। चलिए पूरा हो गया तो बेटा चैट बॉक्स में डाल लिख दीजिए। चलिए हो गया, ठीक है, गुड बेटा, वेरी नाइस। हाँ यश बेटा कर दूंगा मैं आपका, मेरा एक डाल दूंगा उसमें। अभी +2 वालों के कर दिए हैं, +1 के करने हैं। बेटा जो बच्चा vivo Y21L से लॉगिन है वो अपना करेक्ट नेम जो है वो डाल देंगे चैट बॉक्स में। vivo Y21L। आपने जब भी लॉगिन करना है तो बेटा अपने सही नाम से लॉगिन करना है, कई बार पता नहीं चलता कौन सा बच्चा है। ठीक है, ओके बेटा, गुड, राइट। चलिए ये भी हो गया बेटा। अच्छा ये क्वेश्चन भी मैंने ना एक शॉर्टकट बताया था आपको, 23 नंबर क्वेश्चन का एक आपको शॉर्टकट बताया गया था। शॉर्टकट वाज कि अगर एक कार को हमने रोकना है रोड पे, 50 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रही है, तो पूरी ब्रेक लगा दें, अगर कार के पहिए जो हैं वो घूमना बंद कर दें, स्लाइड करें सिर्फ, तो वो कितने डिस्टेंस में कार रुकेगी। हाँ मधु ने सही लिखा बेटा आंसर, याद है आपको फॉर्मूला, वेरी नाइस। दोबारा बताया था एक बार बेटा, v² - u² = 2s होता है ना। तो फ्रिक्शन का फोर्स बेटा, रोड जो है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पे नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है। म्यू को नॉर्मल रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन अपोज करती है मोशन को, वेलोसिटी के अगेंस्ट होती है, तो ये रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगी। रिटार्डेशन इसलिए माइनस साइन। बट ये फोर्स है म्यू एम जी, फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तभी आएगा ना एक्सेलरेशन। फोर्स को मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो कार के मास से डिवाइड कर दो, मास मास कैंसिल, तो बचा म्यू जी। और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि कार ने रुकना है वो तो 0 होगी, माइनस से माइनस कैंसिल, और इस म्यू जी को नीचे ले जाइए, और ये फॉर्मूला बेटा रट्टा मार लीजिए, याद रखना है इन फ्यूचर, है ना। 3 बच्चों ने आंसर दे दिया है कि फॉर्मूला ये यूज होना था।
एक ना बताया मैंने आपको रिपीटेडली, फॉर्मूला बुक भी बनानी है जिसमें सिर्फ फॉर्मूले लिखे होने चाहिए, शॉर्टकट्स लिखे होने चाहिए। जब क्वेश्चन कर रहे हैं उनको साथ में रखिए ताकि फॉर्मूला फटाफट पिक करें और अप्लाई कर दें। तो शुरू में 2 3 4 क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, फिर याद ही हो जाएगा। हम भी यही चाहते हैं कि याद हो जाए आपको, राइट। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने सही आंसर लिखा है इसका कि ये फॉर्मूला यूज़ करना। बाकी आगे आसान है, 50 का स्क्वायर करेंगे, है ना। 50 का स्क्वायर मेरे 50 × 50, ट्वाइस ऑफ म्यू का वैल्यू दिया है 0.5 इंटू जी का वैल्यू 10 दिया है। तो 0.5 होता है आधा, आधे का डबल करेंगे 1 हो जाएगा, इसको हटा दो, 0 से एक 0 कैंसिल कर दो। कैलकुलेशन करने का तरीका होता है बेटा, कई बच्चे पहले 50 का स्क्वायर करके बैठ जाएंगे, पहले 2500 लिखेंगे यहाँ पे, या कोई उल्टा पुल्टा नंबर भी आ सकता है मल्टीप्लाई करने। मल्टीप्लाई कभी नहीं करना, स्क्वायर कभी नहीं करना, उसको जस्ट 2 बार लिख दो बस, इजी होता है वो। ओके, ये भी पता होना चाहिए कि 0.5 इससे हाफ, हाफ का डबल करेंगे 1, तो इसको बेटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो खत्म हो गया। एक 0 कैंसिल करो, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया बस आंसर 250 मीटर। वेरी सिंपल। चलिए ठीक है, काफी बच्चों ने पहले आंसर लिख दिया है मेरे बताने से पहले, वेरी गुड बेटा। चलिए फटाफट नोट डाउन बेटा क्विकली, क्योंकि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसमें वेलोसिटी ऑफ द कार का स्क्वायर है। तो अगर u की जगह पे 2u लिखेंगे, u की जगह पे अगर 2u लिखेंगे तो 2u का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो स्पीड को अगर करेंगे हम डबल, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम्स। अगर स्पीड को 4 टाइम्स करेंगे, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा 16 टाइम्स। बेटा 4 का स्क्वायर कर लेना है। अगर स्पीड को 9 टाइम्स कर देंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 81 टाइम्स हो जाएगा। यानी जितने टाइम स्पीड को बढ़ाओगे ना, स्पीड का स्क्वायर है यहाँ पे, स्टॉपिंग डिस्टेंस उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर टाइम्स। डबल का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन भी आता रहता है, इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है।